अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, अभी मैं सबसे पहले नाम लूँगी। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था मेरे बेटे का नाम ले लीजिएगा, तो अज़द उनके बेटे का नाम है। हेलो अज़द, हाउ आर यू? और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और बेहिसाब कामयाबियाँ आपको मिलें। उसके बाद एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था उनके बेटे की बर्थडे है, तो मोहम्मद मोमिन उनका नाम है। तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद मोमिन, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपको बेहिसाब कामयाबियाँ मिलें। खैर, आज था वीकेंड और वीकेंड पे मेरा जो काम होता है ना, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं अपने वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। एज़ अ मदर, जो रूटीन लाइफ हमारी होती है बहुत बिजी चल रही होती है, सुबह उठ लें, काम कर लें, बच्चों को स्कूल भेज लें, पढ़ा लें, दिस एंड दैट, ठीक है। तो वीकेंड को मैं किस तरह यूटिलाइज़ करती हूँ कि वीकेंड पे मैंने ना रखा होता है, फ्राइडे को मैं बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ। एक छुट्टी मैंने खुद को भी करवानी होती है और बच्चों को भी करवानी होती है, तो उनको ऐसा मैं पढ़ाती नहीं हूँ। लेकिन जो सैटरडे होता है ना, या सैटरडे या संडे, किसी एक दिन, क्योंकि एक दिन हमने आउटिंग प्लान की होती है, कहीं ना कहीं हमने बाहर जाना है, तो ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे को मैंने क्या एक्टिविटीज़ की थी, क्योंकि संडे को नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे बाहर। उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, लो फील कर रही थी, दैट्स वाई फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। खैर, ये है जी सैटरडे की रूटीन। सैटरडे को मैं किस तरह प्रोडक्टिव बनाती हूँ कि मैंने सुबह सुबह अपने बच्चों को ऑयलिंग करनी होती है, क्योंकि सैटरडे को ऑयलिंग कर देती हूँ, सारा दिन ऑयलिंग रहती है। संडे को इनको नहला देती हूँ, क्योंकि मंडे को फिर स्कूल जाना होता है। तो रूटीन में मैं इनको ऑयलिंग नहीं करती, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो छोटे हैं और स्कूल जाना होता है। फिर कभी नहाना, जल्दी जल्दी हम उठ जाते हैं टाइम पे, कभी लेट भी हो जाते हैं। तो इस तरह ये होता है कि फिर नहाए बगैर तो स्कूल जा नहीं सकते। दैट्स वाई मैं फिर ना वीक में इनके ना बहुत कम ऑयलिंग होती है। गर्मियों में कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो 2 मिनट में इंसान नहा लेता है। सर्दियों का मसला ज़रा होता है, और ऑफ कोर्स बच्चों के कवर करने का, हवा का, मौसम का भी बड़ा टेंशन होती है। तो सैटरडे को मैंने इनकी ऑयलिंग करनी होती है, तीनों बहनों की। ईज़ा की तो कभी भी वीक में भी कर देती हूँ, क्योंकि वो अभी स्कूल नहीं जाती। ऑयलिंग जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ, वैसे तो मैं बच्चों को ना सरसों के तेल लगाती हूँ। आज मैंने सरसों का तेल लगाया। इससे पहले मैंने एक ऑयल बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था हेयर फॉल के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए। मैंने शायद बताया भी था किसी व्लॉग में, तो वो मैं लगा रही थी। अब वो ख़त्म हुआ है, दोबारा बनाऊँगी। लेकिन अभी ये है कि अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे मौसम चेंज हो गया है, या तो अब मैं ज़ैतून के तेल की इनकी मसाज किया करूँ, या फिर मैं इनको ना कोकोनट ऑयल की मसाज किया करूँ। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है बालों के लिए, तो है ही है। उसका इंटेक भी अगर आप करें तो बहुत अच्छा आपकी हेल्थ के लिए है। इसके अलावा आपका जो होता है स्किन, वो भी बड़ी उससे फ्रेश हो जाती है। लाइक आपने, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है ना, तो एक डिब्बी में कोकोनट ऑयल लें। आपने दिन में 2 दफ़ा, स्पेशली रात को सोने से पहले, आप थोड़ा सा ऑयल हाथों से लें, वो जमा सा होगा, उसको हथेली पे जैसे ही मलेंगे वो मेल्ट हो जाएगा। उसको अपने हाथों पे लगा लें, पाँव पे लगा लें, फेस पे लगा लें, इतनी प्यारी आपकी स्किन हो जाएगी ना कि यू कांट इमेजिन। तो खैर, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना वो करूँ। यहाँ पर इतना मुश्किल हो जाता है ना बच्चों को हेयर ब्रश करना। इज़ा तो बालों को हाथ नहीं लगाने देती, ज़रा सा कॉम्ब फेरते हैं बालों में तो रोना शुरू, मम्मा हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, इतना रो रही थी। खैर, और फातिमा का भी यही हाल है। फातिमा के भी आप फेस एक्सप्रेशंस देख ही रहे होंगे कि क्या क्या कुछ करती है वो, जब मैं उसको ऑयल लगाती हूँ और बाल उसके बनाती हूँ। ज़ैनब जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी है। वो, उसको माशाल्लाह छोटी मोटी चोट शोट लग जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, रोती नहीं है, और इतना ज़्यादा नहीं रोती। फातिमा तो बस स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो खैर, यहाँ पर मैं ऑयलिंग करी थी, साथ साथ मामा का फ़ोन आ गया था, उनसे बातें शातें कर रही थी। तो ये सुबह सुबह नाश्ते के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैं इनकी ऑयलिंग कर दूँ। बारीक कंघी फेर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ऑफ कोर्स स्कूल जाते हैं, और वीक में एक दफ़ा मैं इनको एंटीलाइट शैम्पू से भी नहला देती हूँ। रूटीन ही बना लें, उससे ये होता है कि अगर कहीं से कोई जूं वगैरह आ भी गई ना किसी के सर की, तो फिर ये होगा कि बच्चे चले साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा जुएँ हो जाएँ तो फिर साफ़ करना सर बहुत मुश्किल होता है। और एग्स तो हैं जो जुओं के होते हैं, वो तो हाथों से ही निकालने पड़ते हैं। जो बड़ी जुएँ होती हैं वो तो चलें एंटीलाइट शैम्पू से ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो एग्स होते हैं ना, उनको फिर हाथों से निकालना पड़ता है, उसका कोई हल नहीं। खैर, आप जिसके बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हैं, वो इस तरह करें कि मुसलसल 3 वीक्स आपने कोशिश करनी है बच्चों के सर पे एंटीलाइट शैम्पू ही लगाना है। और क्योंकि जो एग्स होते हैं ना, वो हैच होते हैं 14 डेज़ के बाद। जुओं के वो जो लीखें सी होती हैं, वो फिर जुएँ बनती हैं, आई थिंक
एक दो हफ्ते के बाद। तो फिर हम पहले अगर यूज़ कर लें बाद में यूज़ ना करें तो तब तक वो जुएँ बन चुकी होती हैं, तो वो ख़त्म नहीं जल्दी होती। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल से बता रही हूँ कि जुओं के लिए क्या करें। और कोई भी इंग्लिश या डॉक्टर एंटीलाइज शैम्पू बहुत अच्छे हैं, उनसे काम बन जाता है। खैर, अभी इनका मैंने बाल शाल बना लिए थे। अब मैं इनको आज जैसे मैंने बताया कि कैसे मैंने अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है, मेरे लिए एज अ मदर एज अ हाउसवाइफ प्रोडक्टिव यही चीज़ है कि मैं अपने बच्चों को ना टाइम दे लूँ और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लूँ। और जो जो पूरे वीक में मैं उन पर तवज्जो नहीं दे सकी तो मैं सैटरडे संडे को उन पर तवज्जो दे सकूँ। अब मैंने क्या करना है, इनको जैसे ऑयलिंग की मैंने इनको बिठा दिया पढ़ने के लिए, साथ साथ मैं कुकिंग कर रही हूँ। और मैंने क्या करना है, ये इनकी रफ़ कॉपीज़ हैं। स्कूल का जो काम मिलता है बहुत बहुत कम काम मिलता है इनको वीकेंड्स पे। तो मैं क्या करती हूँ कि वीकेंड पे मैंने स्कूल का काम तो करवाना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी जो मैंने रफ़ कॉपीज़ रखी होती हैं उस पर इनको पूरे वीक का काम करवाती हूँ, या ज़ैनब के पूरे सिलेबस में जो जो टफ़ चीज़ें होती हैं वो रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे इसके उर्दू के 3 एसेज हैं, मैंने इसको सारे वो आज करवा दिए। इस इंग्लिश का कोई ऐसे होता है वो करवा देती हूँ। फातिमा को पूरी रिवीजन ABC से लेकर मिसिंग लेटर्स और दिस एंड दैट, मैच करना, पिक्चर्स बनाना, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, मैं उसको वो करवा देती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चों को पुरानी चीज़ें थोड़ी रिकॉल हो जाती हैं और वो पीछे नहीं जाते, भूल नहीं जाते। और मुझे एज अ मदर भी बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, एज अ टीचर बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ बच्चों को जी आ गया। ईज़ा मैडम हमारी जो हैं वो यहाँ पे खेल रही हैं और बड़ी मुश्किल से इनको काबू करते हैं, वरना ये बहुत तंग करती हैं। आज मैंने बच्चों से कहा था कि आज कोई भी आपको टीवी नहीं देखने को मिलेगा। वाकई ही सैटरडे को इन्होंने ज़ीरो टीवी देखा था, पूरा दिन मैंने इनको टीवी नहीं देखने दिया था। खैर, तो यहाँ पर ये फ्रूट चाट मैंने बनाई थी। फ्रूट आया हुआ था घर में, फिर आपको पता है ये कि जब भी फ्रूट आता है तो मैंने उसकी चाट ज़रूर बनानी होती है, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ चाट। इस तरह ये होता है कि घर के जो लोग नहीं भी फ्रूट खाते ना, देखा देखी वो भी खा लेते हैं। जो लोग काहली करते हैं कि अच्छा छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वो भी खा लेते हैं। मैं अपने ससुराल में भी होती थी ना, तो फ्रूट जमा होता था तो मैं काट के चाट बना लेती थी। वैसे तो मेरे ससुराल में सब बहुत शौक से फ्रूट खाते हैं, मेरी नंदें, मेरी मदर इन लॉ बहुत शौक से खाती थी, लेकिन मेरे जो देवर है ना वो नहीं खाते थे। ऐसे चाट बनी होती है ना तो मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर थे वो भी माशाल्लाह खा लेते थे। यहाँ पर आज फिर हमारे घर दालीम बन रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे मेरा मसल बहुत अच्छे गेन होते हैं, तो दालीम बना है। तो एक प्रेशर में मैंने गोश्त रखा हुआ है, एक में दालें रखी हुई हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। और आप यकीन करें मैंने 12:30 बजे सुबह मतलब दोपहर में मैंने दालीम मेरा बन गया था। मिक्स किया जल्दी जल्दी, प्रेशर कुकर का यही मसला होता है कि बड़ी जल्दी से आप बना लेते हैं। देखिए दालीम हमारे घरों में ना बहुत लेट लेट बनता है कि अच्छा मेहनत लगेगी, इतनी देर पकता रहेगा, तो इस मेहनत से हम लोग सोचते हैं कि रहने ही देते हैं। हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने, आप यकीन करें, 1 घंटे के अंदर मेरा दालीम बन गया था। 2 जगह प्रेशर कुकर रखा, फटाफट उसको मिक्स किया, भुनाई, और फिर उसको मज़ीद उसके पकने में तकरीबन 1-1.5 घंटे में मेरा दालीम बन गया था। मैंने 11 बजे शुरू किया था, 12:30 बजे मेरा दालीम डन था। और बेहतर यही है कि चीज़ ना पकाने से अच्छा है कोई हम उसका आसान रास्ता तलाश कर लें। ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। अब तो इतने गैजेट्स आ गए हैं, अब वो दौड़ नहीं है पूरी रात पाए पकते रहें, पूरी रात निहारियाँ पकती रहें। खैर, तो यहाँ पर मैं अपना दालीम लेके आ गई थी चेक करने के लिए और खाने के लिए। साथ साथ अभी भी स्टिल बच्चे पढ़ रहे थे और इनको 11 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया था। आज 2 बजे तक मैं इनको पढ़ाती रही थी। हम लोगों ने तकरीबन, मेरा ख्याल है 2 बजे फिर लंच किया था, तो इनको मैं 2 बजे तक पढ़ाती ही रही थी, 4 घंटे। और वैसे भी बच्चे जो हैं आपको पता ही है कि कभी किस ध्यान लगे। ज़ैनब जो है ना उसका ध्यान बहुत इधर उधर होता है, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, पानी पी लूँ, वॉशरूम चले जाऊँ तो इस तरह उसका ना टेंशन ही रहती है। तो खैर बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद संडे को मेरा, जैसे मैंने बताया, सैटरडे संडे को ये होता है कि अच्छा इनकी ज़रा अच्छे से क्लीनिंग कर ली जाए, बच्चों के नेल्स काट लिए जाएँ, कान साफ़ कर लिए जाएँ। तो नेल्स मैं वैसे तो फ्राइडे को काटना सुन्नत है, लेकिन ऑफ कोर्स सुन्नत पे अमल करना चाहिए, लेकिन फ्राइडे को इतना टाइम नहीं होता, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, आते हैं फिर एक्टिविटीज़ और ये और वो। तो मैं संडे सैटरडे को मैं वीकेंड पे लाइक इनके नेल्स काटने होते हैं, इनके कान अच्छे से साफ़ करने होते हैं कॉटन बर्ड से। ये है कि बच्चे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इनको अच्छे से नहलाती हूँ, पाँव शाँव इनके अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो मतलब ये मेरी रूटीन होती है, क्योंकि बाकी दिन में तो सब कुछ इतना तेज़ी से चल रहा होता है, वीकेंड पे ज़रा तसल्ली से हम ये काम कर सकते हैं।
तो बस बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके बाद मैंने ज़ावियार के कपड़े चेंज किए, इनको नहलाया मैंने, और आज इज़ा को और ज़ावियार को नहलाया, और संडे को ज़ैनब और फातिमा को नहलाना था मैंने। तो बस इनको रेडी कर रही हूँ, डायपर वगैरह चेंज करना है, इनको नहलाऊँगी। नहाने के बाद बच्चे बहुत अच्छी नींद ले लेते हैं, तो बस अच्छा सा सो जाते हैं। तो बस इनको मैं फिर दूध वगैरह दे के इनको सुलाऊँगी, क्योंकि फिर लंच हम आराम से करेंगे। उसके बाद ये कि मैंने बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाना है, पारा, ठीक है, वो भी पढ़ाना है। तो बस ये है जी ज़ावियार की लुक। आप अक्सर कहते हैं कि शेयर किया करें, तो मैं इसको मैचिंग कोशिश मेरी यही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को ना हर चीज़ मैचिंग पहनाया करें, रंग बिरंगी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो हाँ, इन केस कोई ना मैच हो फिर आप एक आध कुछ कर सकते हैं, तो लेकिन मैचिंग क्या करें। खैर ये जी हमारा लंच, अब लंच का टाइम हो गया था। हस्बैंड मीटिंग पे गए हुए थे, वो भी आ गए थे, तो बस मैंने टेबल लगा दिया था। ये जी हमारा दालीम बन गया। अच्छा, कैमरे में इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती जितना मज़े का ये बनता है। साथ हमारे लवाजमात जो दालीम के होते हैं, रोटी घर में बना ली थी, और या अब हम करेंगे अपना लंच। और माशाल्लाह ये है कि ईज़ा भी खा लेती है दालीम, और ज़ैनब और फातिमा भी खा लेती हैं। उनको मैंने दे दिया था, उनको सर्दी लग रही थी तो हीटर के पास बैठ के तो प्लेट मैंने उनको बना के दे दी थी, तो वो फिर अपना खा रही थी। और ये जी मेरी मज़ेदार सी प्लेट, सारा कुछ रखा हुआ है। प्याज भी हमें ये पसंद है, हमें कच्ची प्याज पसंद है बजाय ब्राउन वाली। खैर खाना खाया, उसके बाद मैंने बच्चों को जैसे पढ़ाना था स्पारा, तो उसमें ये होता है कि ये भी मेरी वीकली रूटीन में शामिल है कि मैं बच्चों को ना स्पारा जो है, अभी छोटी हैं तो इस वजह से मैं शुरू से रिवाइज़ करवाती हूँ। जैसे वीक में एक दफ़ा मैं इनको पहले पेज से लेकर जितना भी इनका सबक होता है वहाँ तक और थोड़ा सा ज़्यादा इनको रिवाइज़ करवा देती हूँ। फिर ये होता है कि माशाल्लाह अच्छे से पढ़ लेती हैं, याद रह जाता है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ भूली नहीं है या सारा कुछ इनको याद है। तो ये भी मेरी, मैं इसको समझती हूँ कि ये भी एक प्रोडक्टिव चीज़ है कि आप, अगर बच्चा आपका पारा पढ़ रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, तो उस पर तवज्जो दें, देखें टीचर उसको सही पढ़ा रही हैं, उसको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, पीछे से भूल तो नहीं रहा। दुआएं, कलमे, नमाज, जिनके भी बच्चे जो भी जिस लेवल पे भी हैं, तो उनसे रूटीन में सुना करें। रूटीन में तो इतना टाइम नहीं होता, तो फिर वीकेंड पे एक दिन रख लें जिसमें आपने पूरा दिन, देखें जो माँ अपने बच्चे को एक तरबियत दे सकती है ना, एक टाइम दे सकती है, तवज्जो दे सकती है, वो कोई नहीं दे सकता। आई नो टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं, मुखलिस होके सारे अपना प्रोफेशन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को तवज्जो एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा दिया करें। एनीवेज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी ही मज़े की रेसिपी। मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़ घर में। तो ये मैंने रखा हुआ है मटेरियल जो कि मैं फिलिंग बनाऊँगी, और बहुत मज़े की पैटीज़ बनेंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाज़ार जैसी पैटी बनेगी, मैं ये कहूँगी कि भाई ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनेंगी। बड़ी ही लाइट, बड़ी ही मज़े की, हेल्दी और टेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल नहीं है, यही फीलिंग मैं करती हूँ चिकन ब्रेड की, ठीक है। सेम फीलिंग है, आपने एक दफ़ा सीख लेनी है, और एक दफ़ा अगर बना लें, पैटीज़ भी बना सकते हैं उसकी और चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो चिकन मैंने लिया है बॉयल्ड, ठीक है, और इसको श्रेड कर लिया है। प्याज लिया है मैंने, शिमला मिर्च ली है, और ये स्वीट कॉर्न्स मैंने लिए हैं, मेरे पास फ्रोज़न पड़े रहते हैं, ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी में, एडिशनल आप शामिल कर सकते हैं। चिकन मैंने लिया था तकरीबन 200 ग्राम्स होगा, उसको मैंने बॉयल कर लिया, श्रेड कर लिया। बाकी सब्जियां मैंने चॉप कर ली, और कॉर्न्स जो हैं ये तो ऐसे ही होते हैं, फिर बता रही हूँ कि एडिशनल हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जी मज़े की ये चीज़, ये मैं डॉन वालों की लेके आई थी, पफ पेस्ट्री, ठीक है। ये ऑनलाइन भी शायद आपको मिल जाए, इसके अलावा किसी भी अच्छे स्टोर में पड़ी होगी। पफ पेस्ट्री जो है ना, और भी ब्रांड्स की आती है। ये तकरीबन 280 का पैकेट आया था, और अगर आप घर में पफ पेस्ट्री की शीट बनाए ना तो आपको 4 घंटे लग जाते हैं। मैंने एक दफ़ा क्रोसा बनाए थे तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये तो बनी बनाई इतनी आसानी से मिल जाती है, और काफ़ी ब्रांड्स की भी मिल जाती है, और आपकी काम बहुत आसान हो जाता है। और 280 कुछ अमाउंट नहीं है, 10 इसमें शीट्स हैं, ठीक है। और मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे ट्राई करने लगी थी, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी, दिल मेरा बहुत करता था बनाने को, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। इस दफ़ा ग्रोसरी करने गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लेके देखूं, कोई बात नहीं, फ़ेल हो गई तो कोई बात नहीं। तो मैंने ये लेके आई हूँ, और अब हम बनाते हैं इसकी सबसे पहले फिलिंग के लिए आपने क्या करना है, चिकन तो हमारे पास बॉयल है, अगर चिकन बॉयल हो ना तो ये
2-3 मिनट का बस काम है। आपने क्या करना है कि एक पैन में आप ऑयल ले लें, थोड़ा सा मुनासिब सा, ठीक है। उसमें मैंने ये एक बड़े साइज़ की प्याज है वो मैंने काटी है दरमियाने से साइज़ की, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, कोई गोल्डन नहीं करना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ही प्याज ज़रा सा सॉफ्ट होगा उसके अंदर आपने चिकन डाल देना है बॉयल किया हुआ, ठीक है। चिकन को आप थोड़ा सा पकाएंगे इसके अंदर, साथ ही आप इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल देंगे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने डाला है हाफ टी स्पून, ठीक है, क्योंकि मुझे डर था कि पफ पेस्ट्री में कहीं सॉल्ट ना हो तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाए। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा कर लें। तो बस मैंने जो ब्लैक पेपर है वो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाल दिया था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस आपने चिकन में बॉयल किया है ना, जिस पानी में सॉरी चिकन बॉयल किया है, आपने वही इसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है क्योंकि ये चिपकेगा। इसके अलावा वो यखनी आपने फेंकनी नहीं है जिसमें आपने चिकन को बॉयल किया है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्या करना है। सब्जियां डाल दूँगी क्योंकि हल्का सा ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, स्पेशली ये जो कॉर्न्स हैं इनका जो आइस है वो मेल्ट हो जाए। बस आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्रंची क्रंची चाहिए। अब ये वो यखनी थी जिसमें मैंने चिकन को बॉयल किया था, इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है, ठीक है, 2 चम्मच। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर डाल लेंगे। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि ब्रेड या पैटीज से चीज़ बाहर नहीं जाती है, एक दूसरे के साथ जॉइंट रहती है। ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये आपकी जो फिलिंग है ना उसको इधर उधर नहीं होने देगा, जिधर आप डालेंगे ना उधर ही वो रहेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ इस मकसद के लिए होता है। तो बस अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ चिकन चिपक गया, वरना चिकन तो ड्राई ड्राई हो जाना था बॉयल्ड, क्योंकि इसके अंदर कोई मसाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम इसके अंदर ये डालते हैं ये यखनी, और यखनी ना हो भी हो तो पानी भी ले सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर, ठीक है। अब इसको मैंने ये पक गया, चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब भी किसी चीज़ के अंदर फिलिंग करनी है उसको ठंडा करके करना है, गर्म कभी फिलिंग नहीं करते, वरना शीट्स जो है आपकी फट जाएंगी या डो आपकी फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसको अच्छा सा ठंडा कर ले और फिर आपने इसको करना है। जो शीट्स थी मैंने निकालनी थी इसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट होने के लिए, क्योंकि जमी हुई थी, तो ये थोड़ा डिफ्रोस्ट होएंगी। फिर हम इसको निकाल के तो अलग अलग करेंगे और पैटीज़ की जो हम ना फिलिंग वो तैयार कर लेंगे। अब हमारी जो फिलिंग थी ना वो ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बस फिलिंग इसकी जो प्रोसीजर है नेक्स्ट वो तैयार करूं। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको हैंडल कर रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि ये इसको मैं कैसे हैंडल करूंगी। अच्छा, ये बिल्कुल ना समोसा पट्टी की तरह काम करती है। ना तो बहुत ज़्यादा आपने इसको ठंडे को अलग कर सकते हैं, टूट जाएंगी, ना बहुत ज़्यादा इसको मेल्ट करके आपने यूज़ करना है, फिर भी फट जाएंगी। आपने ऐसे करना है कि बस निकाल के 10 से 15 मिनट के लिए बाहर रखना है इसको, और हल्के हाथों से इसको जैसे ही हल्का हल्का ये डीफ्रोस्ट हो जाए आपने इसको अलग करना है। बहुत ज़्यादा अगर सख्त या फ्रोज़न को आप करेंगे तो वो टूट जाएंगी, और बहुत ज़्यादा ही मेल्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा देर बाहर ही रख लेंगे तो फिर ये होगा कि ये फट जाएंगी, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। मैंने इसी चीज़ का ख्याल रखा था, और जब मैंने एक लोट बना लिया था पैटीज़ का तो उसके बाद मैंने इसको फिर फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि ये चिपकना शुरू हो गई थी एक दूसरे के साथ। फिर मैंने इसको फ्रीज़ किया, फिर दोबारा निकाल के इसको डीफ्रोस्ट किया, तो फिर ये अलग होना शुरू हो गई थी। करना आपने क्या है, मैंने ट्रायंगल शेप में दरमियान में से हाफ हाफ काट ली है, और एक शीट, इसमें 10 शीट्स थी और हमारी तकरीबन 10 पैटीज ही बनी थी, क्योंकि एक पूरी शीट आप उसको हाफ हाफ काटते हैं और वो ऊपर नीचे की लेयर बन जाती है। दरमियान में आपने फिलिंग करनी है, फिलिंग इसमें बहुत कम लगती है। देखें, बाज़ार से एक पैटीज़ मेरा ख्याल है 200 रुपीज़ की आती है, और इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। आपने अगर किसी को टी टाइम पे बुलाना है, किसी का टी पार्टी करनी है, बर्थडे करनी है, ये बहुत इकनॉमिकल रहेगी। 280 रुपीज़ में पैटी मिली थी, और चिकन की अमाउंट इतनी कम इसमें लगी है ना कि आप मेरा ख्याल है 4 चिकन की बोटियाँ भी अगर बॉयल करके श्रेड करके उसमें बाकी चीज़ें डाल के बनाएंगे ना, तो ये 10 पैटीज़ आसान से तैयार हो जाएंगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो था ना मटीरियल वो फिर बच गया था। खैर, इसके ऊपर मैंने एग एक बीट किया है, उसको मैंने ऊपर से एग वॉश कर दिया है, ठीक है, जो हमारी पैटीज़ थी। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी 180 डिग्री पे। मैंने इसको प्री हीट किया है 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसको तकरीबन 15 मिनट लगे प्रॉपर कलर आने में और पकने में, 15 से 20 मिनट, ठीक है, तो 180 डिग्री पे। बाकी ये कि आप बार बार ख्याल रखें, देखते जाएं कलर चेंज हो रहा है, जल तो नहीं रही, तो आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए।
तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, और आप देख सकते हैं 10-15 मिनट लगे हैं। आपने कोई शीट खुद नहीं बनाई, बाज़ार से आपने लेनी है, सिर्फ आपने ये चिकन का मटेरियल बनाना है और आपकी एक डिश तैयार हो जाएगी टी पार्टी की या बर्थडे की या व्हाटएवर। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, और ये खाने में इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की ये शीट थी। मटेरियल तो मैंने अपना ही डाला है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, तीखा बनाएं, पीका बनाएं, आप बारबेक्यू टच में बनाएं, तिक्का फ्लेवर में बनाएं, किसी भी फ्लेवर में बनाएं, सब्जियों का बनाएं, वेजिटेबल उसका चिकन का बनाएं, आप बीफ के कीमे का भी बना सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से अंदर डाल सकते हैं। बस मेन बात होती है ये बाहर पैटी की, और ये बहुत अच्छी बनी है। तो या आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है, बहुत अच्छी है। शाम में मैंने ये स्नैक्स बना दिए थे, उसके बाद जी मैंने भाई सोचा कि अब मैं डिज़र्व करती हूँ, दालीम बनाया, इतने काम किए, बच्चों को पढ़ाया, मैं डिज़र्व करती हूँ मूवी। तो बस यहाँ पर मैं मूवी लगाई थी मैंने, एनिमल मूवी। बड़ी हाइप हुई है इसकी, इंडिया की न्यू मूवी आई है रणबीर कपूर की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देखूँ। लेकिन वैसे तो बेसिकली ये बनी हुई है बाप बेटे के प्यार पे, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपने अकेले बैठ के देखनी है तो आप देख लें, बहुत ओवर मूवी है, लाइक आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। मुझे इतना दुख हुआ कि अच्छा बनाई, अच्छा कंटेंट है, ठीक है, स्टोरी अच्छी थी कि बाप और बेटे का इतना प्यार और बॉन्डिंग और ये वो, लेकिन ऐसी मूवी बनाते कि उसमें कुछ ऐसे सीन्स ना होते कि जो बुरे लगते। तो ये आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते मूवी, इस तरह की है। तो खैर, लेकिन ओवरऑल अच्छी मूवी थी। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।